नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन दमदार 2 बजे की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। अयोध्या राम मंदिर मामले में बड़ी प्रशासनिक जानकारी सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा साथ ही गोपाल राव के पास आईडी बंद की गई है। तीनों की संस्तुति पर अब दर्शन पास नहीं जारी होंगे। आईडी से अब वीआईपी पास नहीं किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। ट्रस्ट में महामंत्री की जिम्मेदारी अब ट्रस्टी कृष्ण मोहन संभाल रहे हैं। तो ये मामला जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो बड़ी बात निकल के सामने आई है कि तीनों की आईडी को बंद कर दिया गया है ताकि इनकी आईडी से कोई भी पास मंजूर नहीं होगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा और साथ ही और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा ने 710 करोड़ रुपए के अधिक लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधन किया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है और तुष्टीकरण की नीति पर चलती नहीं है। हमारी सरकार ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर भी नहीं चलती है। उपद्रव पसंद नहीं करती है, गुंडागर्दी पसंद नहीं करती है, कर्फ्यू पसंद नहीं करती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। बहनों और भाइयों, आज के 9 वर्ष पहले के बांदा में और आज के बांदा में कोई भी आएगा उसको अंतर दिखाई देगा। ये परिवर्तन इसी आधार पर देखने को मिलता है। और वहीं बांदा में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने वाले ही प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे थे। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि पहले गरीबों को अन्न, उज्ज्वला योजना और आवास योजना जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। जिसको जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश के रखवाली करने की, वही तो प्रदेश को लूटते थे। गरीब को अन्न नहीं मिलता था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिलता था, गरीब के लिए आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी नहीं थी, गरीब के लिए आवास योजना भी नहीं थी। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं में करोड़ों रुपए के कोल्ड स्टोरेज को लेकर के चल रहा जीजा साले का विवाद मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आबिद रजा के साले याकूब ने उन पर जान से मारने की धमकी, फर्जी मुकदमे और कोल्ड स्टोरेज पर कब्जे की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। याकूब ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। याकूब का दावा है कि विवाद हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज की साझेदारी को लेकर के शुरू हुआ था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की है। पूर्व विधायक आबिद रजा ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इससे इनकार कर दिया है। पुलिस और प्रशासन की ओर से फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। मैंने कोल्ड स्टोरेज लगाया था बेंगलोर से आने के बाद। मैं पेशे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने कोल्ड स्टोर लगाया जिसमें 60% का मेरा शेयर था, 40% का फातिमा रज़ा का। आबिद रज़ा ने फातिमा रज़ा के थ्रू मुझे प्रेशर बनवा के उसमें कोल्ड स्टोर में घुस गए और घुसने के बाद जब कोल्ड स्टोर चल गया तो उसमें अब वो चाहते हैं कि पूरा कोल्ड स्टोर होने दे दो। मुझ पर अलग अलग तरह से दबाव बनवा रहे हैं। मेरी भाभी नादरीन जो मेरे बड़े भाई की बीवी है, उससे झूठे केस मेरे ऊपर लगवाया, पिस्टल निकाल ली रेप करने का। जब पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो मेरा उसमें नाम मैं था ही नहीं उस दिन। अब लगातार साहब पुलिस प्रशासन
मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। मुझ पे उसके बाद भी एक झूठा मुकदमा लगा दिया। मेरा नौकर है कोल्ड स्टोर का अनवर खान, जो कि नगर पालिका का मेंबर भी है, वो इनका बेहद करीबी है, ये चेयरपर्सन है, तो उसे 2 साल तक पूरा हैंडओवर उसका कर दिया। उसके थ्रू एक झूठी तहरीर वजीरगंज थाने में थी मेरे खिलाफ कि याकूब ने 5 लाख रुपए का गबन किया। तो 5 लाख रुपए मैंने चेक से लिए थे फातिमा रजा के और मेरे दोनों को पूछ के। वो इससे पहले आबिदा और फातिमा रजा 10 लाख रुपए ले चुके थे अकाउंट। तो उस पर वजीरगंज थाने ने उनकी एफआईआर नहीं लिखी, तो उन्होंने कोर्ट को गुमराह करके आबिदा के थ्रू अनवर खान ने मुझ पर झूठी एफआईआर। भारतीय जनता पार्टी की माइशम कर लूँ, मुझ पर ही मेरे ही नाम से विधानसभा चुनाव हुआ और पूरा पार्लियामेंट का चुनाव मेरे ही नाम से होना है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि मुझे ये याद नहीं कि मेरे खिलाफ कहाँ कहाँ केसेस हैं, कहाँ कहाँ के वारंट्स हैं। पहले तो नॉन बेलेबल होते हैं, फिर वो पहले बेलेबल होते हैं, फिर नॉन बेलेबल वारंट्स होते हैं। तो ढूंढता फिरता हूँ, कहीं से सम्मन आता है, कहीं से वारंट आता है, तो पता चलता है यहाँ भी। और वहीं लखनऊ के पीजीआई इलाके में हुई प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह हत्याकांड के मामले में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पीजीआई क्षेत्र से की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, 3 कारतूस और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की बाइक बरामद की गई है। संदीप सिंह की हत्या 27 मई को हुई थी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र स्थित बुद्धेश्वर मंदिर में घंटा चोरी के आरोप में एक सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि सेवादार गोलू उर्फ गौरव के कब्जे से चोरी बरामद किया गया है घंटे को। बताया जा रहा है कि आरोपी मंदिर में सेवादार के तौर पर काम करता था और श्रृंगार आरती की व्यवस्था से जुड़ी हुई जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर से कई दिनों से घंटा चोरी की शिकायतें मिल रही थी। लोगों की सतर्कता से आरोपी पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले किया जा चुका है। और वहीं फिरोजाबाद के फरीहा कस्बे में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शमशान भूमि पर किए गए अवैध कथित तौर पे कब्जे को लेकर के बुलडोजर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई एसडीएम कोर्ट में चल रही थी, जिसके आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौके पर फरीहा थाना समेत 11 थानों का पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में नरौली स्थित तिरंगा चौराहे के पास एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जाँच में जुटी हुई है। लगने की घटना हुई, अब तक क्या स्थिति है और किसका क्या कारण रहा था प्रथम दृष्टया? ये रेस्टोरेंट है और फर्स्ट फ्लोर पे इसमें आग लगी है और मोस्टली इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा क्या कारण है। लेकिन प्रथम दृष्टया पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ है, शायद कोई इक्विपमेंट इनका चलता हुआ रह गया फर्स्ट फ्लोर पे। और सेकंड फ्लोर की हीट से थोड़ा सा सेकंड फ्लोर पे सिर्फ पिघलाए हैं वायर्स, आग नहीं थी सेकंड फ्लोर पे। बस इतना ही घटना है। 2 गाड़ी तुरंत आई और आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। किसी तरह का डैमेज कोई नहीं है, इसमें जानहानि कोई नहीं है। लगभग 4 गाड़ियां सर फायर ब्रिगेड की आई, आग एकदम बड़ी थी। मतलब नॉर्मल फायर है, ये बहुत बड़ी फायर को नहीं कहेंगे, बस आग है। फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था थी? रेस्टोरेंट में लगातार अभियान चल रहे हैं, और इसकी तो इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या क्या व्यवस्थाएं थी क्या नहीं। सर क्या इनकी चेकिंग इस दौरान की गई थी जो इस समय? ये भी चेक करेंगे अभी कि इनकी इसकी चेकिंग हुई थी नहीं। और वहीं असम के गुवाहाटी में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार राहुल दास की हत्या उसके परिचित राहुल पाठक पर आरोप लगाया गया है। घटना दोपहर करीब 3 बजे एक होटल में हुई है, जहां पर बरामदे में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जहां कथित तौर पर बांस और कार की चाबियों से हमला किया गया है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक, सीआईडी और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटा करके पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि एक तो होटल के बरामदे में युवक की हत्या हुई है और उसके लिए पुलिस जांच कर रही है। सीआईडी की टीम जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी वहां पे मौके पर मौजूद हैं और देखा जा रहा है। एक दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक तस्वीर में किस तरीके से हमला किया गया है और दूसरी तस्वीर में पुलिस, फॉरेंसिक टीम और सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है, जहां पर जांच अभी फिलहाल जारी है। और वहीं बेंगलुरु के एक स्कूल में 12 साल के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने घटना को लेकर के टीचर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि संबंधित टीचर ने परिवार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को इनकार कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अहम समझौते हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस समझौते से भारत को यूरेनियम की सप्लाई का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा है कि एक क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे एक साथ मिलकर के। रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। इसी सोच के साथ आज हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स यानी एआई पैक्ट की पहल ली है। हम मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर पर भी काम करेंगे। और वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों की निगरानी के लिए स्वास्थ्य भवन में केंद्रीय कंट्रोल रूम शुरू किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया है कि इस व्यवस्था के जरिए अस्पतालों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य अस्पतालों को दलालों के प्रभाव से मुक्त कर मरीजों को पारदर्शी और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की भी घोषणा की है। न्यू टाउन में 2000 बेड वाले नए अस्पताल के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, जबकि एसएसकेएम अस्पताल में भी बेड और आईसीयू क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही ट्रॉमा केयर सुविधा को भी मजबूत किया जाएगा। আপনার ওই কন্ট্রোল রুমটা নিয়ে যাচ্ছে, এই কন্ট্রোল রুমটাকে লাইভ মনিটর এই জন্য করা হয়েছে যাতে কোনো দালাল যাকে আজকে সকালে ওখানে দেখা গেছে কাল সকালে দেখতে না পাওয়া যায়। এটা একটা বড় উদ্দেশ্য কিন্তু ব্রোকারদের হাঁটানো। রুগী কখনো দুদিন পর পর যাবে না ব্লাড টেস্ট করতে, রুগী কখনো আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে পর পর দুদিন যাবে না, তাহলে চিহ্নিত হয়ে যাবে একটা লোক যে সোমবার সকালেও দাঁড়িয়ে আছে, মঙ্গলবারও দাঁড়িয়ে আছে, বুধবারও দাঁড়িয়ে গেছে। আপনাদের আমি চলে যাওয়ার পরে এটা দেখুন ফুল পেজেড হয়নি, কিন্তু ইনিশিয়ালি এটা স্টার্ট হয়েছে, মানে মর্নিং শোজ দ্য ডে। আমি বলবো যে সুপ্রভাত ভালো হবে। প্রাইভেট হাসপাতালে মিনিস্টার হেলথ মিনিস্টার বলেছিলেন যে একটা সিট রিজার্ভ রাখতে হবে, বেড রিজার্ভ রাখতে হবে, যেটা যারা দুর্বল মানুষ তাদের জন্য সংরক্ষণ। আপনাকে ক্ষেত্রে বলি শুনুন,
ডাক্তারবাবু তখনও জয়েন করেননি ক্যাবিনেটে। আমি একটা মিটিং করেছিলাম এসএসকেএমে, সেখানে প্রধান সচিব সহ সকলকে আমি বলেছিলাম যে আমার জানা আছে আমি দীর্ঘদিন ধরে এখানকার ল মেকার, পাবলিক রিপ্রেজেंटेटिव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग इस साल पूरी तरीके से पिघल गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कश्मीर में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को इसके पीछे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। उनका कहना है कि इस सीजन में शिवलिंग के दोबारा बनने की संभावना कम है जब तक लगातार बर्फबारी और जमाव वाली स्थिति ना बने। हालांकि अमरनाथ यात्रा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार लगातार जारी है। अधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि गुफा का आध्यात्मिक महत्व बर्फ शिवलिंग से ही जुड़ा हुआ है। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 6 दिन में ही बाबा बर्फानी लुप्त हो गए हैं। जी हां, आज की तस्वीर आपके सामने, जब बाबा बर्फानी की गुफा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। बहरहाल ये भी हम आपको बताते चले कि 1 जुलाई को ये जो पवित्र शिवलिंग था ये लगभग 6 फीट का था, जो 3 जुलाई को 4 फीट और 6 जुलाई को लगभग 2 फीट का रह गया। आज जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वह ये मानकर चल रहे हैं कि बाबा बर्फानी उन्हें दर्शन जरूर दे रहे हैं। हालांकि ये भी एक आस्था का विषय है और कहीं ना कहीं कई श्रद्धालुओं के मन में निराशा भी जरूर आती है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 6वें दिन, यानी कि जिस तरह से बड़े जोशो खरोश से ये यात्रा शुरू हुई है, 6 दिन के अंदर ही बाबा बर्फानी जो है वो लुप्त हो गए हैं। एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई पड़ता है। जम्मू कश्मीर से आज की खबर के लिए मैं दीपांकर गुप्ता। रायबरेली में रिटायर्ड एआरटीओ ललित कुमार के घर विजिलेंस टीम की छापेमारी के बाद कथित तौर पर बड़ी मात्रा में संपत्ति मिलने का मामला सामने आया है। ललित कुमार बछरावा थाना क्षेत्र के सिंघगो गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनके ठिकानों से सोना, चांदी, करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि ललित कुमार पहले रायबरेली में आरआई और रोडवेज में फोरमैन के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। छापेमारी के बाद उनकी संपत्ति को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं। विजिलेंस टीम मामले की जांच कर रही है और बरामद संपत्ति के स्रोत की पड़ताल भी फिलहाल की जा रही है। पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के यहाँ जिस तरह से छापेमारी विजिलेंस की चल रही, उसमें देखा गया है जो ललित कुमार है वो रायबरेली के मूल निवासी है। आपको बता दें कि रायबरेली जनपद के बछरावा थाना क्षेत्र के सिंघगो गांव के रहने वाले थे। आपको बता दें कि उनकी रायबरेली में भी कुछ आवाज देखने को मिले हैं। जिस तरह से विजिलेंस की टीम लगातार पूरे यूपी में छापेमारी कर रही है और वहां कुछ अचल संपत्ति भी बरामद की गई है। जो सोना चांदी है वो भी बाकायदा बरामद किया गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा ये वही है बस स्टॉप के पास ये आवास उनका बताया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं आप लिखा हुआ है ड्राइंग रूम ललित कुमार सिंघगो कोठी। आपको बता दें कि जो ललित कुमार थे पूर्व रिटायर्ड एआरटीओ जो थे, उनका जो रहन सहन था वो काफी आलीशान था, लग्जरी गाड़ियों से आना जाना था। और आपको बता दें कि ये जो दरवाजे पे लिखा है पुलिस के द्वारा बताया गया है कि ये न्यायालय के आदेश दिनांक अभी हाल ही में ये कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी कोतवाली नगर रायबरेली द्वारा ललित कुमार को कब्जा दिलाया गया। तो बताया गया, ये भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भी कुछ दिन पूर्व ये आलीशान नीली बत्ती से वो यहाँ आए हुए थे, अपना कब्जा लेके यहाँ गए थे। पुलिस द्वारा उनको कब्जा दिलाया गया था। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है विजिलेंस की टीम लगातार छापेमारी की जा रही है और लगातार पता लगाया जा रहा है। और जो घरों है उनमें दरवाजों में देखा जा रहा है जो पैसा है वो कुछ संपत्ति भी बरामद की गई है, जो सोना चांदी है वो भी बाकायदा बरामद किया गया है। तो लगातार जिस तरह से विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, भी आशंका जताई जा रही है और भी कुछ उनके पास चल अचल संपत्ति की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। और अब लगातार जो आगे की कार्रवाई विजिलेंस द्वारा की जा रही है, भी बताया जा रहा है कि और भी आशंका जताई जा रही है कि उनके पास और भी चल अचल संपत्ति जो अकूत संपत्ति है वो भी आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी। ओम द्विवेदी, आज की खबर, रायबरेली। और वहीं कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्ची से कथित छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने जांच लगभग पूरी कर ली है। बच्ची की मां की शिकायत पर 25 जून को 14 वर्षीय किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के बयान दर्ज हो चुके हैं और कानूनी राय मिलने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मामले के दौरान सामने आने के बाद
वीडियो में पीड़िता के पिता आरोपी के पिता को कथित हथियार दिखाते हुए नजर आए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच में वह एयरगन प्रतीत होता हुआ नजर आया है, जिसकी आर्मरी और FSL से जांच फिलहाल कराई जा रही है। देखिए, प्रिंट मीडिया में भी एवं सोशल मीडिया में ये तथ्य आया था और सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जो बर्रा 2 थाना बर्रा का है, जिसमें एक लड़की लगभग 9 वर्ष की जो आरोपित कर रही थी कि उसके मकान के ठीक सामने रहने वाला एक करीब 13-14 साल का लड़का है जो उसको अश्लील इशारे करता है। उनकी मां की तहरीर पर एक इसमें FIR 25 तारीख को दर्ज हुई थी 79 BNS और 11/12 पॉक्सो एक्ट में। इसमें पीड़िता जो है उसका थाने पर बयान और इसका न्यायालय में कलमबंद बयान हो चुका है और इसने उस लड़के के ऊपर अश्लील हरकत करने का एवं उसके अलावा उसके परिजनों पर गाली गलौज और धमकाने का आरोप लगाया है। और मैं अपने सामने वाले पड़ोसी से बहुत परेशान हूँ। जब भी अगर मैं बालकनी में जाती हूँ तो वो अपने छत से अश्लील हरकतें करता है। अगर मैं पार्क में जाती तो मुझे बहुत बार पकड़ भी चुका है और मैं डर के मारे साइकिल भी नहीं निकालती हूँ और मैं साइकिल से गिर भी चुकी हूँ। और फिर अगर मेरी मम्मी इस बात का विरोध करती, उनके परिवार से कहती है, तो वो लोग मेरी मम्मी को जान से मारने की धमकी देते हैं। दादी तेजाब फेंकने की धमकी देती है, मम्मियाँ गाली देती हैं और उसकी दादी मेरी मम्मी को चप्पल से मारने की भी कोशिश कर चुकी हैं। मामला ये था कि मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है और वो बच्चा मेरे बच्चे के साथ में मेरे साथ में बहुत अश्लील हरकतें करता है। शायद कोई माँ ये बर्दाश्त करेगी, क्योंकि बेटियां आजकल सुरक्षित तो है नहीं। जहाँ योगी सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ पर कहाँ मैं सुरक्षित हूँ? किधर से मैं बेटी पढ़ाऊंगी और किधर से मैं बचाऊंगी? बच्चे के साथ ऐसी हरकतें करते हैं, जब उसके पेरेंट्स मुझे मारने के लिए आ जाते हैं, गालियाँ देते हैं, मैं अपना घर छोड़कर चली जाती हूँ, जिसमें से महीनों महीनों मेरे बच्चा का स्कूल कैंसिल हो जाता है, इसमें माइनस मार्किंग हो जाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन दमदार 2 बजे में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।